हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व परीक्षण में हमने आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ा और आज का टॉपिक हम व्यक्तित्व परीक्षण में हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। ठीक है, तो आज का कंटेंट हमारा स्टार्ट होता है व्यक्तित्व परीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक, वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करें तो आत्मनिष्ठ विधियां हमने समझी थी कि जब एक ही व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, जब एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, तो उनको वस्तुनिष्ठ विधियां कहते हैं। किसे कहते हैं? जब एक ही समय में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तुनिष्ठ विधियां कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन या परीक्षण कह सकते हैं, किया जाता है, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। ठीक, आ गई बात समझ में? वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ विधियां 6 प्रकार की होती हैं। कल भी जो हमने मिनीसोटा परीक्षण पढ़ा या बेल समायोजन पढ़ा या कैटल मापनी पढ़ी, उसमें भी वो विधियां भी हम वस्तुनिष्ठ विधियों में ऐड कर सकते हैं। इन विधियों को जानने के लिए आप लास्ट वीडियो हमारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, लिंक आप सबको भेज दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मिनीसोटा परीक्षण 16 पीएफ और मेल समायोजन आदि के बारे में। इसके अलावा और भी आत्मनिष्ठ विधियां हमने पढ़ाई थी, तो वो विधियां आती हैं। इसके अलावा जो और विधियां 6 और विधियां आती हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, उसके बारे में आज हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया हो तो इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक, एक बार आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं। पहला आता है प्रश्नावली विधि, इसको भी कल हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमारा है निर्धारण मापनी। तीसरी हम बात करें तो क्रम निर्धारण मापनी। मापन या मूल्यांकन विधि। मापन अगर हो तो मापन रेखा विधि। पांचवा आएगा समाज मितीय विधि। और छठे में बात करें तो शारीरिक परीक्षण है। ठीक है, इतने परीक्षणों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो परीक्षणों का नाम आपने जान लिया। अब मैं इसको रब करती हूँ, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि हमने कल भी पढ़ी थी, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे आरएस आरएस
वुडवर्थ, इसको मैंने इसलिए लिखा है कि हमने विलियम वुडवर्थ की बात की थी। विलियम वुडवर्थ दूसरे हैं, आर.एस. वुडवर्थ दूसरे हैं। इसमें एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है जिसमें उत्तर हाँ नहीं के दिए जाते हैं। प्रश्नावलियों के प्रकार भी हमने कल डिस्कस किए थे। 4 प्रकार के होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। अगर हम बंद प्रश्नावलियों की बात करें तो उसके उत्तर, ऐसे प्रश्न तैयार किए जाते हैं जिसके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ आपको पसंद है, हाँ या नहीं। ठीक, दूसरा उत्तर दिए जाते हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं कि आज वर्तमान सरकार के विषय में आपकी क्या राय है। तो उसमें खुली प्रश्नावली होती है कि आपके मन में जितनी भी उद्गार हैं आप उसमें व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा होता है चित्र प्रश्नावली, जिसमें एक चित्र दिया जाता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, चौथा आपका आता है अ, अ, मिश्रित प्रश्नावलियाँ, जिसमें खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और चित्र प्रश्नावली, तीनों के संबंध में क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रश्नावली विधि की बात। अब दूसरी विधि हम देखें तो दूसरा हमारा आता है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी प्रतिपादक हम देख लेते हैं। इसके प्रतिपादक थे फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, फ्रांसिस गाल्टन ने इस प्रश्नावली निर्धारण मापनी को बनाया था। इस मापनी में प्रश्नों की सॉरी श्रृंखला बनाई जाती है जिसका उत्तर सहमत, असहमत या तटस्थ में होता है। ठीक है, हम्म, होता है, जिसके लिए क्रमशः 3, 5 व 0 या 5, 3, 0 या 0, 3, 5 इसी प्रकार के नंबर निर्धारित होते हैं। फिर समस्त प्रश्नों के नंबर जोड़ लिए जाते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आ गई बात समझ में? इसमें एक प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार कर ली जाती है। इसमें मान लीजिए कि 25 प्रश्न हैं। ठीक, तो 25 प्रश्नों में आपको सब में 25 5-5 नंबर मिले, आपके 125 नंबर आ गए। ये तो अगर प्रश्न नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों, उसका आधार क्या होता है, एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है जिस सब्जेक्ट के संबंध में आपका व्यक्तित्व मापा जाता है। तो उस फील्ड में आपकी राय क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जैसे राजनीति का विषय ले लिया गया, तो उसमें राजनीति में ये हो रहा है, इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं या कुछ कह नहीं सकते, या राजनीति में ये होना चाहिए, आप सहमत हैं, असहमत हैं या कह नहीं सकते। इस हिसाब से प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है। या अगर शिक्षण क्षेत्र में जाना है आपको, तो उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, शिक्षण विषयों से संबंधित। तो आपको उस फील्ड में जाना है, तो आपका व्यक्तित्व है उस लायक कि नहीं, तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ज़्यादा अगर व्यक्तित्व के पॉजिटिव क्वेश्चन लिए गए तो
तो आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, कम है तो उस लायक आपका व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। उसके विपरीत ये तो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप उसमें भी ज़्यादा नंबर पा लेते हैं, तो वहीं सीन उल्टा हो जाता है, आपका व्यक्तित्व टीचिंग लायक बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आप बहुत पहले, अभी तो कम आते हैं, पहले इस तरह के न्यूज़पेपर्स में ऐसे बहुत सारा व्यक्तित्व मापनी का बहुत सारा क्वेश्चन आता था। कभी गृहस्थी से रिलेटेड, कभी राजनीति से, कभी विद्यालय से, कभी आपके समाज से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, या रिलेशनशिप से लेके बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आती थी व्यक्तित्व मापन के, उसमें टेस्ट होते थे। एग्ज़ाम सॉरी न्यूज़पेपर में जो संडे का पेपर या सैटरडे का पेपर होता था, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे। होपफुली आप लोगों ने देखा भी होगा, उसी तरह का ये निर्धारण मापनी होता है। ठीक, नोट डाउन करिए, आपको दूसरा बताती हूँ। तीसरा हमारा है क्रम निर्धारण मापनी। इसके प्रतिपादक लुईस हर्स्टन थे। ठीक, अब क्रम निर्धारण की मापने की बात करें तो इस विधि में व्यक्ति के संबंध में उसके गुण व अवगुणों के संबंध में जानकारी एकत्र करके उसको क्रम में रखा जाता है। फिर बहुलता के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे किसी के गुण या अवगुण के बारे में ऐसे एक शीट बना ली जाती है जिसमें गुण अवगुण, ठीक, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, अम, सत्य बोलना और कर्तव्यनिष्ठ, इसी टाइप के गुण रख लिए जाते हैं। और इसमें मान लिया कोई उसके अंदर अवगुण है कि अस्थिरता, अ, मंदता, इस सब तरह का मान लिया कोई अवगुण है, तो उसके गुण और अवगुण को अलग अलग कर लिया जाता है, और जिसकी अधिकता होती है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये हो गई दूसरे व्यक्तित्व मापन की बात। नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है ये सारी विधियां।
चौथी विधि आती है समाजमितीय विधि। प्रतिपादक की हम बात करें तो मैरिनो महोदय थे। ठीक। समाजमितीय विधि, जैसे समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जैसा हम जानते ही हैं। तो समाजमितीय विधि में हम समाज के लोगों में, वो जैसे समाज के लोगों के साथ कैसे रहता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे उसकी आदतें, कैसा स्वभाव, कैसा वो व्यवहार करता है, किस परिस्थिति में वो किस व्यवहार का रहता है, वो लोगों के साथ कैसे पेश आता है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसके सोचने की टेक्निक क्या है, कि किस विषय में ज़्यादा सोचता है, सामाजिक है या नहीं है, और लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता है कि नहीं। तो ये सारी जानकारी समाज के लोगों के साथ, उसके साथ उठने बैठने या आसपास के लोगों के साथ उसके बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है। कैसे व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों से उसके संबंध में प्रश्न पूछकर जानकारी ली जाती है। ठीक, इसके विपरीत एक तरह हम और अपनाते हैं कि व्यक्ति से समाज के विषय में उसकी क्या राय है, वो क्या सोचता है, किस तरह के व्यवहार करना चाहता है, अपना समाज कैसा रखना चाहता है, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। तो उसके भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर जानकारी ली जाती है उसके व्यक्तित्व के बारे में। यानी कि व्यक्ति से उसके समाज के विषय में राय पूछकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। समाजमितीय विधि में क्या होता है, एक तो समाज के लोगों के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, दूसरा उससे खुद क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी क्या राय है समाज के विषय में, कैसा समाज स्थापित करना चाहता है, उसके समाज के बारे में राय क्या है, वो क्या चाहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, मिलनसार, लोगों के साथ उठने बैठने वाला, प्रगतिशील, या वो चोरी चमारी वाला, कैसा उसका स्वभाव है, तो किस तरह का वह चाहता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ के और लोगों से भी राय ली जाती है उसके बारे में। ठीक, नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट आता है, जैसे हमने बात करी थी मूल्यांकन या मापन रेखा विधि। ठीक, मूल्यांकन या मापन रेखा विधि में व्यक्ति के बारे में, उसके आसपास के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा रिएक्ट करता है, उसका शुरू से अभी तक का व्यवहार कैसा रहा है, मतलब उसका आचरण ही कैसा है, किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, लोगों से प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसके बाद जो जानकारी मिलती है उसको कई भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो क्या उसका व्यक्तित्व हमेशा से वैसा रहा है, या कभी-कभी उस तरह का व्यवहार करता है, या समय आने पर करता है, या कभी उस अच्छाई के बारे में सोचता नहीं। ऐसे कई श्रेणियों में उत्तरों को हम बाँट लेते हैं। तो जिसका उत्तर ज़्यादा आता है वैसा ही व्यक्तित्व मान लिया जाता है। चलिए आपको थोड़ा-सा बताते हैं इसमें। व्यक्ति
या अवगुणों के बारे में उसके संबंधित या आसपास रहने वाले लोगों के विषयों से उसके विषय में जानकारी ली जाती है। ठीक, पहले जानकारी ली जाती है, फिर उनके उत्तर कह लीजिए या गुण को कई भागों में बांटकर उसके व्यक्तित्व को जानते हैं। अब कैसे जानते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आसपास या संबंधियों के पास रहने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वह व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, तो उत्तर जैसे कई लोगों से हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर कई तरह से आता है। कोई कहता है बहुत ईमानदार है, कोई कहता है वो दूसरी तरह का उत्तर आता है कि सदा ईमानदार ही रहता है, मतलब ईमानदारी के अलावा उसको कुछ और सोचता ही नहीं। तीसरा, हाँ बहुत कभी कभी ईमानदार रहता है, कभी कभी पलट भी जाता है। चौथे तरह का उत्तर आ सकता है कि मैंने नहीं देखा, नहीं है। ठीक, कई बार उत्तर आता है कि बहुत झूठा है। कभी भी नहीं। ठीक, इस तरह से 4 या 5 तरह के आंसर आ सकते हैं। तो इसी तरह की एक प्रश्नों की श्रृंखला जो होती है वो कई तरह की हम बनाते हैं। ईमानदार है, कभी उसने चोरी की, कभी समाज के साथ उसने धोखा किया, या ईमानदारी का कौन-सा काम नहीं किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक सीरीज़ में रख लेते हैं। ज़्यादा उत्तर इसके आए हैं तो वह व्यक्ति ज़ाहिर-सी बात है बहुत ईमानदार है। सदा ईमानदार रहता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आए या इस तरह के ज़्यादा आंसर आए तो इस तरह से हम उसके जो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है उस तरह से उसका व्यक्तित्व मान लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अगली विधि जो हमारी है, थोड़ा सा यही लिख लेती हूँ, शारीरिक परीक्षण। इसको बाद में इसकी डिटेलिंग करेंगे, पर जानकारी के लिए अभी हम विधियों की बात कर रहे हैं तो जानना जरूरी है। ठीक, शारीरिक परीक्षणों की बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे व्यक्तित्व के परीक्षण की बात की जाती है। उसमें मशीनरी का यूज करके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जिनका डिस्कशन हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। लास्ट इन द सेंस जब हम हमारा व्यक्तित्व परीक्षण लगभग हम खत्म कर लेंगे तो लास्ट में उस मशीनरी की बात करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट की बात या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे परीक्षण समझ में आ गए होंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रक्षेपण विधियों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सी टेट में तो कई बार उससे क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट में भी उससे क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब
और शेयर करते रहिए और अपने जो कमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में देते रहिए। व्यूज़ आपके मिलने बहुत ज़रूरी हैं, उसी हिसाब से हम अपने वीडियोज़ को अपग्रेड करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।